हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष मौजूद हूं। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं मानव भूगोल। ये जो मानव भूगोल है ये 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 है। अगर आप बुक की बात करते हैं तो बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो एक एनसीईआरटी बुक है। इस एनसीईआरटी बुक में मानव भूगोल से संबंधित विभिन्न बातें दी गई है। उन सभी बातों को पूरे विस्तार से इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम लोग किन किन बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार से है इसके विषय में पढ़ेंगे। मानव भूगोल का प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण, इसका क्या अर्थ है। पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, इन सभी विचारधाराओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी विचारों के विषय में पढ़ेंगे। जो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, इन्हीं से ये सारे विचार निकल करके आते हैं। फिर हम देखेंगे कि समय के साथ साथ विभिन्न चरणों में किस प्रकार से मानव भूगोल में परिवर्तन हुआ है, मानव भूगोल किस प्रकार से विकास किया है। कुछ विचारधारा जो महत्वपूर्ण है उनके विषय में भी बात करेंगे, जैसे मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा जिसे रेडिकल विचारधारा कहते हैं, और व्यवहारवादी विचारधारा, इन सब पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। पहली जो परिभाषा है वह है फ्रेडरिक रेडज़ेल की। फ्रेडरिक रेडज़ेल, यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी की शिष्या एलन सी सैंपल के अनुसार, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, इनके अनुसार मानव भूगोल जो है स्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वह स्थिर है और क्रियाशील कौन है, मानव है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगर एक सरल परिभाषा की बात करें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल और मानवीय आवश्यकता के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, मानवीय भूगोल कहा जाता है। तो यहाँ पर दो शब्द आता है, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या होता है, अभी तक अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं में जो भी भूगोल पढ़े हैं, जिसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़े, हमने पढ़ा भूमि के विषय में, हमने मृदा के विषय में पढ़ा, हमने जलवायु का अध्ययन किया, नदियों का अध्ययन किया, पहाड़ पर्वत इन सब का अध्ययन किया, और यही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। और इसमें कहीं ना कहीं मानवीय आवश्यकता छुपी हुई है। जैसे कि अगर भूमि की बात करते हैं तो भूमि किसकी आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है, क्योंकि मानव भूमि पर कृषि करेगा। अगर जल की बात करते हैं तो जल एक भौतिक भूगोल है, और ये किसकी आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है। तो भौतिक भूगोल की आवश्यकता किसको है, मानव की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भौतिक भूगोल और मानवीय आवश्यकता के बीच के संबंध, जो उसके बीच का संबंध है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, मानवीय भूगोल कहलाता है। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा था। अब परिभाषा से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो अब अगर आप पूछेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो देखिए मानव भूगोल जो है उसमें हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं और पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन करते हैं, दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल में जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। इस प्रकार से मानव भूगोल में समस्त मानवीय तत्वों एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ मानव भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। अगर मानव में मानवीय क्रियाकलापों की बात करते हैं तो जनसंख्या, मानवीय क्रिया जैसे कि मानवीय तत्वों की बात करते हैं जनसंख्या, मानवीय क्रिया में क्या आता है, कृषि करना, शिकार करना, घर गांव नगर सड़क बनाना, रेल उद्योग फैक्ट्री, पत्तन यानी कि सी पोर्ट, ये सारे चीजों का अध्ययन किस में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि मानव का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से भी है। बिना प्राकृतिक पर्यावरण का मानव इस धरती पर जीवित ही नहीं रह सकता है। इसलिए प्रकृति से संबंधित वह सभी
वस्तु जो मानव भूगोल से संबंध रखता है, प्रकृति से संबंध रखता है मानव, उसका भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु, भू आकृति, इन्हीं सब का भी अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीज किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। सामान्य सी बात है, मानव भूगोल के अंतर्गत जिन बातों का अध्ययन करते हैं वही मानवीय भूगोल की प्रकृति कहलाता है या मानव भूगोल की प्रकृति कहलाता है। और मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध किससे है? मानवीय तत्वों के अध्ययन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण से भी संबंधित है। अब हम लोग आगे आते हैं और इन बात को समझते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मानव का प्रकृतिकरण मतलब प्रकृति जो है, ये जो प्रकृति है वो मानव पर हावी है, यानी कि प्रकृति जो कहेगी मानव को वही बात मानना पड़ेगा, यानी मानव को प्रकृति के अनुसार ढाल दिया गया है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था को आदिम समाज की अवस्था या आदिम अवस्था कहते हैं। इस समय तकनीक का विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही ठप थी। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इस समय मानव प्रकृति की बात को मानते थे। आप एक उदाहरण की बात करते हैं, अगर किसी जो व्यक्ति है उसको कृषि करना है, आदिम समाज का व्यक्ति, तो वो कृषि के लिए उसे वर्षा की जरूरत है, और वर्षा यानी कि जब तक वर्षा का मौसम, मानसून में वर्षा होगी तो वो कृषि करेगा, अगर नहीं होगा तो वो कृषि नहीं करेगा। तो ये किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है, और वह प्रकृति की बात को मानता है। इस समय जो मानव था वह प्रकृति से डरता था, क्योंकि तकनीक नहीं था, और प्रकृति से वो डरता था। कैसे डरता था? उदाहरण के लिए, अगर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो उसे लगता था कि हमसे प्रकृति जो है वह नाराज हो गई है, हमसे कुछ गलती हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और गर्मी किससे होता है? सूर्य से होता है। तो उसको लगता था कि सूर्य जो है वो सूर्य देवता हमसे नाराज हो गए, इसीलिए वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। अगर गर्मी बहुत अधिक हो रही है तो वो किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। अगर वर्षा नहीं हो रहा तो वो किसकी पूजा करते थे? बादल की पूजा करते थे। मेघ, यानी जिसे मेघ कहते, उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उसकी चलते ही नहीं हो रहा है। प्रकृति को माता माना जाता था, यानी कि माता वाली प्रकृति थी इस समय, और प्रकृति से लोग क्या होते थे? डरते थे। बहुत सारे वृक्षों की पूजा की बात हमारे देखने को मिलता है आसपास, जैसे कि पीपल के वृक्ष की पूजा। तो इस प्रकार से मानव जो था बहुत ही ज्यादा तकनीकी विकास नहीं कर पाया था। आवश्यकता की अवस्था का मतलब, हमें जिन चीजों की जरूरत होगी हम वही लेंगे, हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है हम उसे नहीं लेंगे। इस अवस्था में प्रकृति ही थी जो यह निर्णय लेता था कि व्यक्ति जो है वह कहाँ रहेगा, और कह सकते हैं कि उसे किन चीजों की जरूरत है, वो किस प्रकार के क्रियाकलाप करेगा। ये सब प्रकृति पर निर्भर करता था। अगर वर्षा होगी तो कृषि का क्रियाकलाप शुरू होगा, अगर नहीं होगा तो कृषि का क्रियाकलाप नहीं होगा। ये किस पर निर्भर है? मानव पर निर्भर है या प्रकृति पर निर्भर है? ये प्रकृति पर निर्भर है। अगर हम इस पूरी बातों को समझे तो हमें यह समझ में आता है कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियां, यानी कि इस समय प्रकृति के पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां थी, और इन दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रहा था, इसी क्रिया को मानव का प्रकृतिकरण या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। बहुत ही आसान है, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी हम लोग समझ लिए। अब इसके एक विपरीत घटना होती है, जिस घटना को कहा जाता है प्रकृति का मानवीयकरण। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। प्रकृति का मानवीयकरण मतलब इस समय जो मानव है वह ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और इसका प्रभाव प्रकृति पर दिखने लगा। ये जो अवस्था था ये स्वतंत्रता की अवस्था था, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि उसको जितना आवश्यकता है उतना लेगा, वो जितना चाहे उतना ले सकता है, क्योंकि अब लोग जो है वह विकसित हो चुका है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मानव विकसित हो चुका, विकास कर चुका है। उसके पास बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। उसके विकास से वे बहुत ही आगे निकल चुका है। वे प्रकृति से अब डरते नहीं है, बल्कि प्रकृति को समझने लगा है, और प्रकृति को समझने के साथ साथ बहुत सारी चीजें करने लगा। जैसे कि पहले ये कहा जाता था, जब निश्चयवाद में कहा जाता था कि आप अब पानी में नहीं चल सकते हैं, और अब क्या हुआ, अब हम पानी में चल नहीं सकते तो हम तैर सकते हैं। किसकी मदद से?
जहाज की मदद से, पानी वाले जहाज की मदद से। लोग पहले बोलते थे कि अब हवा में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन अब एरोप्लेन, हवाई जहाज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो प्रकृति में संभव नहीं था वह करके दिखा दिया, और इसीलिए इस अवस्था को संभववाद कहा जाता है। यानी कि इस समय मानव जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था, इसलिए इसे बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। अब आइए कुछ बातों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण, ओके, मानव का प्रकृतिकरण, और दूसरी जो बात पढ़ी थी वह था प्रकृति का मानवीयकरण। मानव का प्रकृतिकरण मतलब निश्चयवाद, जिसमें मानव उतना तरक्की नहीं किया था और ये प्रकृति जो भी बातें कहती थी वो करना पड़ता था। दूसरा था प्रकृति का मानवीयकरण मतलब संभववाद। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो प्रकृति जो कहेगी वो नहीं, जो मानव चाहेगा वो कर सकता है। मानव शक्तिशाली हो चुका है, मानव जो भी करे चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन एक बात हमें याद रखना होगा कि हम प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रकृति को क्षति पहुंचाएंगे तो हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। मानव ने क्या किया, मानव बोला कि हम पहाड़ों पर भी घर को बना लेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ, पहाड़ पर भूस्खलन होने लगा। मानव बोला कि हम कह सकते हैं पानी में भी चल देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, कभी कभी सुनामी आ जाता है तो जहाज जो होता है पानी में जो जहाज चलता है एकाएक सुनामी आने से डूब जाता है। तो ये सारी चीजें किस लिए हो रहा है, क्योंकि मानव ने प्रकृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव कर दिया। इसलिए एक नया विचार निकल कर आता है जिसका मतलब होता है नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। इसमें मुख्य रूप से यह बात कहा गया कि मानव भी शक्तिशाली है और प्रकृति भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए मानव और प्रकृति अगर दोनों एक दूसरे की कह सकते हैं विपरीत चलेगा तो संभव नहीं होगा। इससे क्षति किसका होगा, मानव का ही होगा। तो हमें किस तरह से चलना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके चलना चाहिए, तभी हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात किसने कहा, ये बात कहा भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर ने ही यह नई संकल्पना प्रस्तुत की, निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें ना नितांत आवश्यकता, यानी कि हम पूर्ण रूप से पिछड़ा भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति जो कहेगा हम वही करेंगे, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में हम नहीं रह सकते हैं, और ना ही हमें बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता की आवश्यकता है, यानी कि संभववाद की आवश्यकता है। ये दोनों ही अगर हम करेंगे तो हम संभवतः नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आता है नवनिश्चयवाद। तो अभी तक हमने इस तीनों को पढ़ लिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समय के साथ साथ मानव भूगोल में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो एकाएक मानव भूगोल में परिवर्तन नहीं आया है, एकाएक मानव भूगोल ने विकास नहीं किया है। ये जो है विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसे हम विभिन्न अलग अलग समय अवधि में बांट सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आरंभिक औपनिवेशिक युग। इस समय क्या हो रहा था, केवल खोज हो रहा था, अन्वेषण मतलब खोज हो रहा था, और उसका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा था कि विभिन्न स्थल किस प्रकार से है, वहां पर क्या क्या बातें हो सकता है। इसमें साम्राज्य और व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा था, और इस समय मुख्य रूप से खोज हो रहा था, नए नए क्षेत्र को खोजा जा रहा था और वहां की बातों को समझा जा रहा था। दूसरा जो आता है उत्तर औपनिवेशिक युग। इसमें प्रादेशिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी के पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यानी कि इसका उद्देश्य था कि हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है, पूरी पृथ्वी को देखना है, ताकि हम पूरी पृथ्वी को समझ सकें कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रकृति जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ता है, क्यों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ता है। ये किसके कारण होता है, प्रकृति के कारण होता है, और हम इस पर धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बर्फ की चादरें पड़ जाती है, तो वहाँ पर चलना असंभव हो जाता है। फिर हमने उसके लिए विकास किया, हमने एक अलग तरह का गाड़ियाँ परिवहन बनाया जो बर्फ पर भी चल सकता है। तो ये किससे हुआ, क्योंकि हमने नए प्रदेशों का खोज किया, हमने पृथ्वी को समझा,
तो हमें यह समझ में आया कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर एक नए चीज की आवश्यकता है, फिर हमने उसका विकास किया। फिर आता है अंतरयुद्ध अवधि, जो 1930 के दशक का आसपास है। इसमें क्षेत्रीय विभेदन होता है, यानी कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों अलग है, इस बात को समझते हैं और उसकी विलक्षणता को पहचानने की कोशिश करते हैं, और इसी चीज पर इस समय बल दिया गया। इसके बाद का जो समय आता है वह 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का समय आता है। इस समय हम स्थानीय संगठन पर, यानी कि कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से भौतिक के नियम वहां पर लागू होते हैं और उसका अनुप्रयोग किया जाता है। 1970 और 1990 का जो दशक था, इसमें अलग अलग बातें निकल कर आती है। 1970 में विभिन्न तरह के विचारधारा आता है और ये अलग अलग बातें प्रस्तुत करता है। इन विचारधाराओं के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और 1990 का जो दशक है वह भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद है, और इसके बाद का जो समय है वह आधुनिक है, यानी कि अब जो समय चल रहा है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लिया है, और मानव क्या करता है, प्रकृति पर धीरे धीरे हावी हो रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्रकृति का नियमों का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग विचारधारा पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग विचारधारा, विभिन्न तरह के जो विचारधारा निकल आता है उन पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारवादी विचारधारा 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा पर विचार करते हैं। तो देखिए आमूलवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा से निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है। इसमें जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, इसका उपयोग किया गया है कि क्यों समाज में जो है निर्धनता है, और मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद के विकास, यानी कि पूंजीवाद ही वह बात है जिसके चलते समाज में क्या है, निर्धनता आया है। दूसरा जो विचारधारा आता है वह व्यवहारवादी विचारधारा आता है। व्यवहारवादी विचारधारा के कहता है कि व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल पर बोध का जोर दिया है। यानी कि समाज में जो जातीयता है, प्रजाति है, धर्म के आधार पर जो विभेद है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका क्या इतिहास है, इस पर जोर दिया जाता है। तो विभिन्न विचारधारा विभिन्न बातों पर या विभिन्न बातों का अध्ययन करता है। अब हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल और मानव भूगोल के उपक्षेत्र। चूंकि मानव भूगोल में विभिन्न बातों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मानव भूगोल के विभिन्न बातों को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जैसे सामाजिक भूगोल, नागरिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। विभिन्न भूगोल के मानव भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया। अब इस क्षेत्र में विभिन्न बातों का अध्ययन किया जाता है, उसको उप क्षेत्र में विभाजित किया जाए। जैसे कि सामाजिक भूगोल में हम लोग व्यवहारवादी भूगोल, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल में कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अवकाश का भूगोल में समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। लिंग भूगोल में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ से मानव भूगोल आया है, मानव भूगोल का क्या इतिहास है और किस तरह से मानव विकास कर रहा है। चिकित्सीय भूगोल में चिकित्सा संबंधी जैसे कि महामारी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं नगरीय भूगोल, तो इसका कोई उपक्षेत्र नहीं, इसमें नगरीय और नियोजन का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में हम लोग निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, और जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, जनसंख्या में हम लोग जनांकिकी के विषय में अध्ययन करते हैं। आवास भूगोल में हम लोग नगर और ग्रामीण नियोजन का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल को अलग उपक्षेत्र में बांटा गया, जैसे कि संसाधन भूगोल में, जिसमें हम लोग संसाधन के विषय में बात करते हैं, जैसे कि तेल, खनिज, ये सारी चीजें। कृषि भूगोल में कृषि किस प्रकार से किया जाता है, कृषि किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसमें कृषि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र का। विपणन भूगोल यानी कि व्यापार किस प्रकार से होगा, जिसमें व्यावसायिक स्तर, अर्थशास्त्र और वाणिज्य का अध्ययन करते हैं। पर्यटक भूगोल में या पर्यटन के विषय में यात्रा का प्रबंधन किस प्रकार से होगा, इसका अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में बात करते हैं। तो ये क्या था, ये मानव भूगोल का क्षेत्र था और इसका उप क्षेत्र था। इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर ही हमने मानव भूगोल के विषय में विभिन्न बातों का अध्ययन कर लिया और मानव भूगोल को समझ लिया। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा और उस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर के विषय में अध्ययन करेंगे।
ना केवल इस वीडियो का बल्कि जितने भी लेक्चर वीडियो होंगे उस सब का पार्ट 2 आएगा, जिसमें पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेकर के और पढ़ना चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। अगर मुझसे किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल आप करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, ग्रामर, वहां से आप इसका लिंक देख करके नए नए वीडियोस को देख सकते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।